मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताते जा रहे हैं कि रोज़ हम एक वीडियो ज़रूर लेके आते हैं और उस वीडियो में हर चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का ही चैप्टर है तो उसमें आपको पहले तो न्यूमेरिकल्स और फिर उसके बाद उसकी थ्योरी और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब की जानकारी दी जाती है। तो इसका फ़ायदा सभी विद्यार्थियों को हो सकता है जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं, ख़ासतौर से इंजीनियरिंग के कंपटीशन में, और जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में या यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी बुक से ले करके हम छांट करके तब ले आते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस समझिए। और साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स लगाना आसान हो जाता है। नई नई टेक्निक के क्वेश्चंस ले आते हैं हम, और रोज़ एक या दो वीडियो ज़रूर डालते हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आज हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा अनुरोध है कि वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि उनको नए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइट चैप्टर को लेते हैं, और उस चैप्टर को जो मेन पॉइंट हैं जो आपको समझना चाहिए और साथ ही साथ उसको याद भी रखना चाहिए, वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं। और उसके बाद उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसकी भी हम जानकारी देंगे। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम चलते हैं नए वीडियो के साथ। कौन सा चैप्टर? लाइट चैप्टर। तो एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है, वरना आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। और हम आपको बता ही दिए कि बहुत सिंपल भाषा में हम इसको समझाते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, क्योंकि हम दोनों चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम समझाते रहते हैं और क्वेश्चन भी हम देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइट क्या है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि लाइट है क्या चीज़। प्रकाश वास्तव में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। देखिए यहाँ हमने बताया आपको कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ विजिबल टू द ह्यूमन आई। जिसको हम किसी वस्तु को हम देखते हैं तो किसके कारण? प्रकाश के कारण ही, क्योंकि प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँख पर आती है, और जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है वही कलर हमें दिखाई देता है। तो फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए अगर कोई वस्तु हमको हरी दिखाई दे रही है, तो जब श्वेत प्रकाश, सूर्य की प्रकाश जो कि श्वेत होती है, उसमें सातों रंग होते हैं, उस वस्तु पर पड़ती है तो सभी रंगों को ऑब्जर्व करके केवल हरे रंग को अगर वो वापस भेजती है, ऑब्जर्व नहीं करती है और शोषण जिसको कहते हैं उसको नहीं करती है, तो वही प्रकाश हमारे आँखों के पर पड़ती है, रेटिना पर, जिससे हम उस वस्तु को देखते हैं और वो हमें हरा दिखाई देता है। तो एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि प्रकाश, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इट इज़ ए वेव। ये वेव है, ध्यान रखिए। प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है, जो कि किसी भी माध्यम में जा सकती है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फोटॉन। देखिए इसको, देखिए इसमें लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए फोटॉन्स विच आर पार्टिकल्स दैट कैरी एनर्जी। तो ये फोटानों का बंडल है जिसकी एनर्जी यश नहीं होती है। कंसिस्ट ऑफ मतलब कि ये फोटान्स के रूप में चलती है, जो कि एक एनर्जी का बंडल होते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन द वेव्स एंड एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स, ए कॉन्सेप्ट नोन एज ए वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइनें हम इसमें लिखे हुए हैं। देखिए क्या, लाइट ट्रेवल्स इन द वेव्स, वेव्स के रूप में प्रकाश चलता है, और इसके दो
प्रॉपर्टीज होती हैं, वेव्स भी है और पार्टिकल भी है, मतलब कि एक कण के रूप में भी चलता है जो कि फोटॉन्स है। तो इसके ड्यूअल नेचर ऑफ प्रॉपर्टी है, इसकी जो क्वालिटी है वो ड्यूअल है, इसीलिए इसको कहते हैं ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी मतलब दो ढंग के ये अपना रूप दिखाता है, एक तो वेव के रूप में और दूसरा पार्टिकल्स के रूप में। कैसे? एक तो वेव्स के रूप में जब चलती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होता है, और दूसरा जो पार्टिकल्स मतलब इसमें जो फोटॉन्स होते हैं वो भी ट्रेवल करते हैं, जो कि जिसकी एनर्जी एच न्यू होती है। आप देखिए इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या मेन इसके पॉइंट हैं, इसको आप देख लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट, तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट किस वेलोसिटी से आगे बढ़ती है ये भी देखना है हमको। तो देखिए इन ए वैक्यूम लाइट ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस स्पीड डिक्रीजेज when light passes through different medium like water, glass और air। तो देखिए बहुत ही अच्छा इसका देखिए ये है कॉन्सेप्ट, ये है कि लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड किस मीडियम में होती है लाइट की, वो वैक्यूम में होती है। वैक्यूम मतलब जहाँ कोई भी माध्यम नहीं होगा उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की, और वो कितना होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिए लाइट जो कि जिसका ड्यूअल नेचर होता है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है, और उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, यानी कि निर्वात में होती है, और स्पीड डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे वो डिफरेंट मीडियम में जाती है, जैसे वाटर, ग्लास और एयर। इसीलिए देखिए इसमें हम पहले ही लिख दिए हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड से मतलब वो परिवर्तित नहीं होती, कांस्टेंट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चलती है। दिस स्पीड डिक्रीजेज व्हेन लाइट पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम लाइक वाटर, ग्लास एंड एयर। तो ये स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है जब वो दूसरे माध्यम में वाटर में, ग्लास में या एयर में चलती है। तो इसके लिए ये ध्यान रखिए, मुख्य बात क्या है इसके कि लाइट के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वैक्यूम में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, साथ ही साथ मीडियम में भी चल सकती है। तो दूसरे मीडियम में चलती है जैसे वाटर, ग्लास या एयर में चलती है, तो इसकी स्पीड पर प्रभाव पड़ता है और स्पीड उसकी कम होती जाती है। चलिए अगले उसमें आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ, देखिए वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेंजेस फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर वायलेट से 700 नैनोमीटर रेड, एंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए इसको हम समझा दें। देखिए क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो आपको प्रकाश दिखाई देता है उसकी जो है वेवलेंथ कितनी होती है, रेंज कितनी होती है, 400 नैनोमीटर वायलेट की टू 700, 400 to 700 रेड की होती, वायलेट की कितनी होती 400, रेड की 700। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है ये भी ध्यान दीजिए। फ्रीक्वेंसी V इज इक्वल टू, देख लीजिए V इज इक्वल टू n लैम्डा, n या f लैम्डा ये होता। यह फ्रीक्वेंसी थी, f इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा। अभी हमने बताया आपको भी हमने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट। कितनी होती है वो 3 × 10⁸ होती। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, स्पीड जो है ये कांस्टेंट हो जाए तो f इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ प्रकाश का कम होगा। तो याद रखिए इसमें क्या चीज़ आपको फिजिक्स की क्या याद रखनी है। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम में चलती है तो उसकी दो चीज़ें प्रभावित होती हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी
और दूसरा वेवलेंथ। लेकिन इन दोनों में एक दूसरे के विपरीत रिलेशन है, मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी लाइट की वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, या वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये इसके कुछ जो है और पॉइंट हम आपको और भी क्लियर कर देते हैं। देखिए ड्यूअल नेचर। देखिए अभी हमने जैसा कि हम आपको बताए कि लाइट की नेचर ड्यूअल, जैसे आदमी की दो कैरेक्टर होते हैं ना, एक भीतरी और एक बाहरी। देखिए फिजिक्स यही है। आप मैं कुछ ऐसे कोई आदमी ऐसे होते हैं या मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका बाहर का रूप कुछ और अंदर का कुछ रूप और होता है। ठीक इसी तरह से लाइट जो होती है वो ड्यूअल नेचर दिखाती है। लाइट बिहेव्स बोथ एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल। तो एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है और जो है वेव्स की तरह व्यवहार करता है। तो देखिए डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो क्रिया होती है उसमें वो वेव की तरह व्यवहार करती है लाइट, और जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वह पार्टिकल की तरह व्यवहार करती। तो एक बात यहाँ ध्यान रखिए, लाइट बिहेव्स बोथ एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल। लेकिन वेव के रूप में कब बिहेव करती है? जब उसमें डिफ्रैक्शन की क्रिया होती है और इंटरफेरेंस की क्रिया होती है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्रिया में वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो देखिए ये सब जो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब हम पिछले वीडियो में डालते गए हैं और आपको समझाते गए हैं। अगर आप हमारे पीछे के वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सब चीज़ें बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएंगी। देखिए फिजिक्स में अगर अच्छा नंबर पाना है तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए और एक एक पॉइंट आपको याद भी होना चाहिए। तो अभी हमने दो तीन बातें याद करने के लिए आपको बताई। एक तो लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर की होती है। क्या ड्यूअल नेचर है? वेव्स की तरह व्यवहार करती है और साथ ही साथ पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है। वेव लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। कहाँ? निर्वात में, वैक्यूम में, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि वाटर में, एयर में या ग्लास में जब जाती है तो प्रकाश की लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ होती है लाइट की? वैक्यूम में होती है। और ये भी ध्यान रखिए कि लाइट के लिए मीडियम की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। अगर मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, तब भी लाइट ट्रेवल करेगी, क्योंकि देखिए सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वो प्रकाश की किरण बीच में निर्वात होता है, तब भी हमारे पृथ्वी पर प्रकाश की किरण पहुंचती है। और जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब पहुंचती है तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में बताते गए हैं। इसलिए आप पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा तो आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट बाउंसेस ऑफ सरफेस विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब आप लाइट, प्रकाश की किरण जब आपको मिरर पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब बाउंस हो जाती है, वापस आ जाती है उसी मीडियम में, जिस मीडियम से चली थी तो उसी मीडियम में वापस हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें आपतित किरण का जो कोण बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका रिफ्लेक्शन लॉ होता है। तो लाइट बाउंसेस ऑफ सरफेस विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए लाइट चेंजेस डायरेक्शन एंड स्पीड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम डिस्क्राइब्ड एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। देखिए रिफ्रैक्शन में क्या घटना होती है?
लाइट चेंजेस द डायरेक्शन एंड स्पीड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रकाश की किरण जाती है तो उसकी स्पीड भी बदल जाती है और क्या बदल जाती है, डायरेक्शन भी बदल जाता है। तो इस तरह से जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड और दिशा दोनों ही बदल जाती है। और इसको किसने साइंटिस्ट ने बताया था, स्नेल्स लॉ ने इसे क्लियर किया था। अब देखिए डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है, लाइट spreads into its component colors and it passes through a prism due to the varying in refractive index of the different wavelength। बहुत ही अच्छा है। देखिए इस डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन जो होता है वो सफ़ेद, देखिए आप जो लाइट जो होती है सूर्य की प्रकाश की किरण श्वेत होती है, वाइट होती है और इसमें 7 रंग छिपे होते हैं। देखिए वाइट लाइट में एक नहीं 7 रंग छिपे होते हैं। जब वह प्रिज्म में जाती है तो प्रिज्म में जाने पर यह 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। तो लाइट स्प्रेड्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म ड्यू टू वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ। तो जब हम प्रिज्म में लाइट के प्रकाश को डालते हैं तो वो श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों के प्रकाश की किरणों में बदल जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है। तो इस तरह से इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। उसके बाद आता है पोलराइजेशन। लाइट वेव्स कैन ऑसिलेट इन डिफरेंट पोलराइज्ड लाइट हैज वेव्स दैट्स ऑसिलेट इन ए सिंगल प्लेन। तो देखिए लाइट जो है डिफरेंट प्लेनों में पोलराइज हो जाती है। तो आप ये देखिए ये सब चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको लाइट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव हो चाहे न्यूमेरिकल हो, उसमें आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो देखिए कुछ चीज़ें हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। लाइट जो प्रकाश है उसके अपने कुछ नेचर होते हैं। पहला नेचर क्या है, ड्यूअल नेचर होता है, मतलब 2 ढंग की प्रकृति होती है। दूसरा उसमें रिफ्लेक्शन होता है, तीसरा रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्सन होता है, पोलराइजेशन भी होता है। तो याद रखिए रिफ्लेक्शन में प्रकाश की किरण जब किसी भी मिरर पर पड़ती है तो वापस उसी माध्यम में आ जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट चेंजेस डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही जो है बदल जाता है और वो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण चलती है। ठीक इसी तरह से डिस्पर्सन में क्या होता है, लाइट डिस्पर्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स एंड इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म। जब एक प्रिज्म में से प्रकाश की किरण पहुंचती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और इसका पोलराइजेशन भी होता है। लाइट वेव्स कैन ऑसिलेट इन ए डिफरेंट प्लेन, पोलराइज्ड लाइट हैज वेव्स दैट ऑसिलेट इन ए सिंगल प्लेन। तो जब डिफरेंट प्लेनों में जब ऑसिलेट करती है उसको हम पोलराइज करके एक ही प्लेन में उसके ऑसिलेशन को हम कर सकते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताए हैं। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। देखिए अगले में क्या है, देखिए light waves can oscillate in a different planes. Polarized light has a waves that oscillate in a single plane. Polarized light जो होती है, देखिए अब यहाँ पोलराइजेशन क्या होता है आप एक बात ध्यान रखिए। अभी हमने बताया कि लाइट का नेचर जो होता है वेव्स का भी होता है, यानी वेव्स डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। लेकिन जब हम उसका पोलराइजेशन कर देते हैं तो लाइट जो होगी वो केवल एक प्लेन में ऑसिलेट करेगी, जिसको हम कहते हैं दैट लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। फिर इसमें इंटरफेरेंस की भी घटना होती है। व्हेन 2 or more लाइट वेव्स मीट दे कैन ऐड टुगेदर और कैंसिल ईच अदर प्रोड्यूसिंग कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो बिंदुओं से, 2 छिद्रों से जब प्रकाश की लाइट को हम गुजारते हैं तो ये दोनों जो प्रकाश की लाइट निकलेंगी तो कहीं कहीं वो
वेव्स मिलेंगी भी और कहीं के एक दूसरे को कैंसिल भी कर देंगे। तो इस घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं और इसमें कहीं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको प्राप्त होता है। तो क्या है इंटरफेरेंस? व्हेन टू आर मोर लाइट वेव्स मीट दे कैन ऐड टुगेदर और कैंसिल ईच अदर आउट प्रोड्यूसिंग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए इसके मुख्य पॉइंट क्या है। लाइट इज ए फंडामेंटल to vision and is also used in various technologies such as communication, fiber optics, medicine, laser and energy solar panels. It plays a crucial role in a scientific concepts like relativity and quantum mechanics. देखिए लाइट के बहुत सारे यूज हैं। इसको हम यूज किस में कर सकते हैं? कम्युनिकेशन में, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स हो गई। इसे हम यूज लेज़र के रूप में मेडिसिन में। देखिए लेज़र जो किरणें होती हैं वो लाइट ही होती है। तीसरी इसकी सोलर पैनल जो जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्रूशियल रोल अदा करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो देखिए आपको अभी हमने बताया कि देखिए लाइट में बहुत सारी चीज़ें आपको समझने वाली चीज़ें हैं। देखिए क्या क्या है इसमें? पोलराइजेशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ड्यूअल नेचर होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है और अंत में हम आपको यही बताएंगे कि लाइट के हजारों गुण हैं और लाइट अगर नहीं रहेगी, प्रकाश नहीं होगा तो दुनिया नहीं चल सकती। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रकाश की तरफ बढ़ो। प्रकाश मतलब चारों तरफ उजाला होना चाहिए। पढ़ाई में भी आपको यही होना चाहिए, चारों तरफ आप ये सोचिए कि कभी भी आप असफल होंगे ही नहीं। अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे ही होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आशा करते हैं आप इस जो अभी हमने समझाया उसको ध्यान से सुने होंगे और मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। आप इसे अगर शॉर्ट नोट्स के रूप में अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं जो कि मेन इसमें लाइट में आपको याद रखना चाहिए। एक तो वेलोसिटी, पोलराइजेशन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन बहुत सारी चीज़ें इसमें घटनाएं होती हैं। तो आशा करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है कि क्या स्पीड है। देखा अभी हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है और वो कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो याद रखिए अगर यही लाइट दूसरे माध्यम में, एयर में, वाटर में, ग्लास में, कहीं भी जाती है तो मीडियम चेंज हो जाता है और उसकी स्पीड इफेक्ट हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। ये ध्यान रखिए। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप इस टाइप के भी आ सकते हैं कि क्या कहीं बढ़ भी जाती, बढ़ेगी नहीं। सबसे ज़्यादा, इसीलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है? वैक्यूम में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फिनोमेना। देखिए द फिनोमेना रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। आप देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपको इंद्रधनुष, रेनबो मतलब इंद्रधनुष जो बनता है वो कौन सी घटना उसमें होती है? डिस्पर्सन की घटना होती है। अभी हम आपको बताए थे डिस्पर्सन मतलब कि जब प्रकाश, जैसा कि आपको हम बताया कि अगर हम प्रकाश की लाइट को हम अगर प्रिज्म आप समझ रहे होंगे, इस तरह से होता है प्रिज्म। देखिए प्रिज्म, अगर प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर पड़े तो ये कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस तरह से ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन।
तो डिस्पर्सन की घटना होती है किसमें? रेनबो, मतलब कि जो इंद्रधनुष बनते हैं जिसको रेनबो कहते हैं। कभी कभी आप आकाश में देखते होंगे 7 रंग की एक पट्टी सी दिखाई देती है, यही रेनबो होती है। तो उसमें क्या होता है? उसमें ऐसी घटना होती है कि वो जो प्रकाश की किरण उस पर पड़ी तो वो सभी प्रकाश की किरण जो होगी वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो याद रखिए इसमें कि प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं और वो जब 7 रंग अलग अलग डिस्पर्स होते हैं तो इस घटना को कहते हैं डिस्पर्सन। और ये घटना आपको या तो प्रिज्म में दिखाई देगी या आकाश में, जैसे छोटे छोटे जो पानी की बूंदें होती है उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उसमें डिस्पर्सन की घटना आपको दिखाई पड़ेगी, यानी कि वो रंग 7 रंग आपको दिखाई देंगे। चलिए, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए इसमें जो है, when light passes from air into glass which of the following decreases। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप देख कर के भी उसको इग्नोर कर जाते हैं और वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देते हैं। तो देखिए जैसा कभी हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम में होती है। तो जब इसमें क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। देखिए एयर से ग्लास में लाइट पास हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज। तो क्या डिक्रीज करेगी? हमने बताया कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन डिक्रीज क्या करेगी, कम क्या होगी? तो वेवलेंथ होगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसमें कि एफ जो होती है दिस इज इक्वल टू v अपान लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब कि वेवलेंथ जो है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब वो ग्लास से एयर से हवा से जब ग्लास में जाती है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेवलेंथ इफेक्टेड होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। देखिए वेवलेंथ इफेक्ट होगी, ये आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, एम्पलीट्यूड वही रहेगा, एनर्जी भी। देखिए प्रकाश की एनर्जी भी वही रहेगी, क्योंकि अभी हमने बताया था कि फोटॉन्स के रूप में प्रकाश चलता है, जो कि जिसकी एनर्जी क्या होती है, अशनी होती है, वो कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है। तो ना तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वेवलेंथ चेंज होगी कहाँ, जब एयर से ग्लास में जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, विच फिनोमेना इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप कौन सा ऐसी घटना होती है जो कि हमें प्रकाश जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? तो ये स्कैटरिंग की घटना। देखिए हाँ हमने बताया था आपको कि पहले वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने क्लियर समझाया था कि जब प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम में पहुंचती है और किसी भी कण से टकराती है वो स्कैटर हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जैसे चारों तरफ स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। तो फैलने से जो क्या होता है उसमें ब्लू कलर जो होता है वो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इसलिए उसकी जो कलर पूरे स्कैटरिंग की घटना इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे कण पड़े रहते हैं, पार्टिकल होते हैं जिनसे वो टकराती है और पूरा आकाश नीला दिखाई देता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कहते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण ही, याद रखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही जो है प्रकाश ये आकाश जो है नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट इज लीस्ट। अब देखिए ठीक उल्टा इसे पूछा जा रहा है। अभी तक हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस माध्यम में होती है, वैक्यूम में होती है लाइट की। लेकिन अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट इज लीस्ट, सबसे कम किस में है। तो देखिए ग्लास में होता है। जो मीडियम ज़्यादा घना होगा, जिसकी डेंसिटी कुछ ज़्यादा होगी, तो ध्यान रखिए उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो देखिए एयर, ग्लास, वाटर, वैक्यूम, इन सब में सबसे कम स्पीड किसकी होगी, लाइट की किस मीडियम में होगी, ग्लास की होगी। तो देखिए दोनों चीज़ें याद रखिए, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की वैक्यूम में होगी, जहाँ कुछ भी एयर वेयर कुछ भी नहीं होगा। सबसे कम जो स्पीड होगी लाइट की वो शीशे में होगी, मतलब ग्लास में होगी। तो ये आंसर आपको बी आंसर सही होगा। तो इस पर बी पर आप टिक करेंगे। देखिए ये बी वाला आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन को भी दिमाग में बैठा लीजिए और साथ ही साथ याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपको एग्ज़ाम में आएंगे ना, तो आप जब पढ़ते पढ़ते आपको एकदम याद हो जाएगा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको खुद आ रहे हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास इज अप्रॉक्सिमेट। देखिए क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। क्रिटिकल एंगल क्या होती है, आप पहले हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जिसमें अगर किसी माध्यम में प्रकाश की किरण चलती है और फिर वापस उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा सी से। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा सी। सी इज इक्वल टू, देखिए थीटा सी इज इक्वल टू, ये फार्मूला साइन इनवर्स 1/c। तो सी जो है क्या है, क्रिटिकल, ये यन क्या है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप ये ध्यान रखिए इसमें दो माध्यम है, एक तो एयर है, दूसरा ग्लास है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। यन इज इक्वल टू 1। फिर से आपको क्लियर हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए पहले तो फार्मूला याद रखिए। क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला ये होता है, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/c 1/n, सॉरी ये है। तो इसमें 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का, यानी इज इक्वल टू 1। और यन की वैल्यू इसकी किसकी दी है, ग्लास की दी हुई है 1.5। तो इससे आपको सीधे वैल्यू रख देंगे, तो आ जाएगा थीटा की वैल्यू लगभग 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको इसके लिए देखिए, जैसे आप ये पढ़े होंगे, साइन थीटा सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर डिवाइड बाई यन, उस माध्यम में मान लीजिए ग्लास है। तो इसी फार्मूले से ये निकला है साइन इनवर्स के रूप में, और इसकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रख देने पर आपको क्रिटिकल एंगल आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, 41 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि क्या आंसर आ गया इसका, बी आ गया। तो इस तरह से ये फार्मूला आप याद रखिए। तो ये क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए फार्मूला। क्रिटिकल एंगल होती क्या है, फिर से आपको हम बता दें। क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जिसमें किसी दो माध्यम में प्रकाश की किरण चलती है, तो पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उस घटना का अपवर्तन कहते हैं, लेकिन फिर वह पुनः वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो उस एंगल को, जिस एंगल पर वो पुनः वापस आ जाती है उसी माध्यम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। ग्लास से किससे जा रही है, फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो एयर से ग्लास के जाने पर क्या चीज़ डिक्रीज करती है, वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो यही वेवलेंथ होती है इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, मतलब वेवलेंथ कम हो जाती है। WAVE, वेव की लेंथ, इसीलिए इसको कहते हैं वेव लेंथ। इसको किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। तो ये डिक्रीज कर जाती है कब, जब एयर से ग्लास में जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विच फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म। देखिए अभी हमने बताया आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। तो जब भी प्रकाश की किरण 7 रंग में विभक्त हो जाती है उस घटना को हमें डिस्पर्सन कहते हैं। और ये होती कहाँ है, प्रिज्म में। जब प्रिज्म आप जानते हैं, ये उसका इस तरह से प्रिज्म होता है जो कि कांच का होता है और त्रिभुज के आकार का होता है। जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्सन कहेंगे। फिर यूनिट ऑफ ए डेंसिटी ऑफ लाइट, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए यूनिट, प्रकाश की डेंसिटी मतलब घनत्व क्या होता है। देखिए किसी वस्तु का घनत्व हो सकता है, किसी जल का घनत्व, ग्लास का घनत्व हो सकता है, लेकिन प्रकाश का भी घनत्व होता है। क्यों, क्योंकि इस यह पार्टिकल की तरह ही व्यवहार करती है, साथ ही साथ वेव की तरह व्यवहार करती है। अब आप यहाँ पूछेंगे कि अरे सर इसमें कैसा ये घनत्व कैसे आ गया, घनत्व होगा क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया कि प्रकाश की किरण में 2 बातें याद रखी, एक तो वो वेव की तरह भी होती है, वेव नेचर दिखाती है, और दूसरा वो पार्टिकल की तरह भी होती है। तो जब पार्टिकल हो गई, एचन्यू के जो इसका फोटान है उसकी जो है कुछ उसके मास होंगे, कुछ उसकी सब चीज़ इसमें पार्टिकल के होंगे। तो क्या है, इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, यानी कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या होगी, लक्स होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट क्या हो जाती है, उसकी यूनिट क्या हो जाती है, लक्स। लक्स जैसे साबुन लक्स होता है उसी ढंग का याद रखिए। इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता। इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की तीव्रता का क्या मात्रक होगा, हिंदी वाले छात्र समझ लें, प्रकाश की तीव्रता का क्या मात्रक होगा, उसका मात्रक होगा लक्स। जो लक्स साबुन आप लोग लगाते हैं उस तरह से याद रख कर लीजिए। तो प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट क्या होगी, लक्स होगी, LUX। चलिए अब आपको आगे चलते हैं। देखिए इसमें अब इस क्वेश्चन में देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाइजेन प्रिंसिपल के आधार पर वेव फ्रंट कैसा बिहेव करता है। देखिए आप पहले तो ये ध्यान रखिए वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है और वो क्या चीज़ होती है। जब प्रकाश की किरण चलती है या वेव्स चलती है तो उसके चारों तरफ, इसको हम अलग से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है या साउंड, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसके चारों तरफ ये सर्कुलर वेव फ्रंट है। तो ये जो वेव्स निकली, ये इसका पहला सरफेस ये हो गया, तो इसके हर एक पॉइंट पर एक नए जो पॉइंट होंगे वो भी एक वेव फ्रंट की तरह काम करेंगे इस तरह से। तो ये सर्कुलर वेव फ्रंट हुआ, एक प्लेन वेव फ्रंट होता है। देखिए इस पर भी जो पार्टिकल होंगे उससे भी वेव्स निकलेंगी, तो नए वेव्स जो होंगे, फिर उस पर जो पार्टिकल होंगे वो भी वेव निकालें। इस तरह से प्रकाश आगे की तरफ बढ़ता है।
तो हाइजेन प्रिंसिपल ने ये कहा कि जब भी, देखिए इसमें इसने ये कहा कि जब भी वेव्स जो है अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ईच पॉइंट, ध्यान दीजिए, वेव फ्रंट के हर एक बिंदु एक नए वेव की सोर्स की तरह काम करते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। वहीं से दूसरी वेव्स निकलती हैं, सेकेंडरी वेव्स। तो हर एक वेव फ्रंट के प्रत्येक पार्ट के लिए एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं, और उससे जो वेव्स निकलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। तो ये सेकेंडरी वेव्स हैं, ये ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सोर्स ऑफ प्राइमरी वेव्स, ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, सोर्स ऑफ सेकेंडरी, ये बी आंसर हो जाएगा। तो ये सब गलत हो गए, देखिए ये तो इसका आंसर हो गया सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। फिर से आप इसको समझ लीजिए, जब वेव फ्रंट के पर जो भी पार्टिकल्स हैं उनसे जो वेव्स निकलती हैं वो सेकेंडरी वेव्स कहलाती हैं। दो ढंग के वेव फ्रंट होते हैं, एक सर्कुलर वेव फ्रंट होता है और एक प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो चूँकि आप अभी हम बताएं कि लाइट जो है एक वेव्स के रूप में है, तो इससे वेव्स जो निकलेंगी उस पर जो पार्टिकल्स होंगे फोटॉन्स के रूप में, उससे भी वेव्स निकलेंगी, और उस वेव्स को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या, लाइट बिहेव्स एज बोथ ए वेव एंड ए पार्टिकल, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या चीज़ कहलाती है। अभी हम आपको पहले ही समझा दिए थे कि लाइट का दो नेचर होता है, वेव्स का भी नेचर होता है और पार्टिकल का भी नेचर होता है। तो इसे हम लोग ड्यूअल नेचर कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसकी ड्यूअल नेचर को प्रदर्शित करती है। तो सी आंसर हो जाएगा, लाइट बिहेव्स एज बोथ ए वेव्स एंड ए पार्टिकल, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो एक ऐसा लाइट ऐसी प्राकृतिक वो है कि जो कि डबल नेचर दिखाती है। मनुष्य में भी यही होता, जैसा कि हम लोग को आपको बताया कि कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके नेचर क्या होते हैं, ड्यूअल नेचर होते हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो इस क्रिया को हम लोग ड्यूअलिटी कहते हैं, और यही घटना इसमें भी है। प्रकाश में भी ड्यूअल नेचर, एक पार्टिकल का भी बिहेवियर करता है और साथ ही साथ यह जो है वेव्स का भी बिहेवियर दिखाता है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होती है। चलिए आशा करते हैं आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको ये बहुत ही मददगार साबित होंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी कंपटीशन में ज़रूर आने वाले हैं। और आपके चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी हो एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के, उसमें आप ये क्वेश्चंस बार बार दोहरा लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। हमारे पिछले वीडियो को भी देख लीजिए, तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपकी फिजिक्स दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जा रही है। चलिए अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको समझते हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि हम अलग अलग ढंग के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लेके आते हैं, क्योंकि एक ही चैप्टर से नहीं, हम 2-3-4 चैप्टर से भी इधर उधर करके क्वेश्चन लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे आपका रिवीजन भी होता है। तो चलिए अब थर्मोडायनेमिक्स पर क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स पर। ये क्या है, देखिए, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए क्या क्वेश्चन पहले समझिए, हाउ मच हीट, कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी जब हम 2 किलो वाटर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए फिजिक्स इसकी क्या है, अगर हम आपको बर्तन में 2 किलो पानी दे दें और उसको कहें भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका इनिशियल टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दीजिए, तो कितनी आपको उष्मा देनी होगी। ये देखिए आप रोज़ ही करते, पानी गर्माते होंगे, देखते होंगे,
तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितनी आपको ऊष्मा देनी होगी। तो इसके लिए फार्मूला आपको देखिए दिया हुआ Q इज इक्वल टू यम सी डेल्टा टी। इसमें यम समझ लीजिए, यम क्या है, मास ऑफ द वाटर, उसकी वैल्यू कितनी हुई 2, तो यहाँ 2 रख दिया गया। सी स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, तो 4200 देखिए दे दिया गया। और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो 100 माइनस 20 हो गया, देखिए 100 माइनस 20, तो ये वैल्यू रख देंगे तो आपको आ जाएगा 6.40 640 किलो जूल। तो फिर से समझ लीजिए, देखिए अगर आपके मम्मी या कोई भी फादर है, कोई भी आप घर में खाना बना रहे हैं या कोई बना रहा है, तो आप बता सकते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है वाटर का, इसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया तो कितनी ऊष्मा दी, आप अपने आप बता देंगे कितना होगा। 640 किलो जूल ऊष्मा देंगे 2 किलो वाटर को, तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कभी कभी ऐसे भी होते हैं, पढ़ते पढ़ते, ध्यान रखिए, पढ़ते पढ़ते जैसे रामायण याद हो जाता है, हनुमान चालीसा याद हो जाते, वैसे ही पढ़ने से कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर सहित आपको तुरंत याद हो जाते। तो हमें तो एक तरह से समझिए याद हो गया ये क्वेश्चन क्या याद हो गया कि 2 किलो अगर हम वाटर लेते हैं, शुरू में उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके बाद उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उसको हमको कितनी जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी, 640 किलो जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी। और इसके लिए फार्मूला आप याद रखिए, Q इज इक्वल टू यम सी डेल्टा टी। यम इज द मास ऑफ द वाटर, सी इज द स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा जिसको कहते हैं, ऑफ द वाटर, एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू आपका 100 में से 20 घटा देंगे तो ये आपको आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और दिमाग में बैठा लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं कि भाई वाटर दे दिया गया 1 किलो वाटर या 1 लीटर वाटर दे दिया गया, लीटर में है तो इसको किलो में बदल दीजिए। तो 1 लीटर वाटर को अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका बढ़ाना चाहते हैं तो कितनी ऊष्मा होगी, आपको ये पता चल जाएगा इस फार्मूले से। कौन सा फार्मूला, Q इज इक्वल टू यम सी डेल्टा टी। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा निश्चित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वेव्स एंड ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, जो अभी हमने आपको दिया था। तो देखिए वेव्स, वेव हैज ए वेवलेंथ, देखिए वेव हैज ए वेवलेंथ मतलब लैम्डा दिया हो कितना 0.2 मीटर एंड इज ट्रेवलिंग इन एट ए स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, अभी अब हम आपको बताए थे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, इसमें कि एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपान लैम्डा। तो देखिए इसकी वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है वेव की 340, तो वेलोसिटी रख दीजिए ये, और वेवलेंथ भी दिया 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, तो इसकी वैल्यू रख दीजिएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1700 हर्ट्ज के लगभग आएगी, तो ये आंसर आ गया। तो देखिए अब इसकी फिजिक्स समझ लीजिए, क्या फिजिक्स है, कोई वेव है, कोई ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ आप जानते ही हैं, वेवलेंथ ये होती है वेवलेंथ, तो इसकी लेंथ जो होगी वो वेवलेंथ कहलाती है। तो वेवलेंथ कितनी दी हुई है 2 मीटर, और उसकी स्पीड भी दी, बहुत कम स्पीड है, 340 मीटर पर सेकेंड के वेव्स के स्पीड से वो आगे बढ़ रही है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी आवृत्ति कितनी होगी, ये आप इस फार्मूले से निकालें। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, याद रखिए, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, HZ हर्ट्ज होता है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तुरंत एक लाइन में इसका आंसर दे देंगे। अगर 1700 आ गया तो आप दूसरे ज़्यादा इसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब गलत है, तो केवल 1700 पर आप टिक लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये
किस टाइप का क्वेश्चन है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स का है ये क्वेश्चन। उसके पहले हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का आपको क्वेश्चन दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये वीडियो जो है इसलिए महत्वपूर्ण है, हम आपको बार बार क्यों कहते हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठाइए, मुफ्त का आपको फ़ायदा उठाइए, सब्सक्राइब करिए जिससे अगला वीडियो भी आपको मिल सके। और दूसरी चीज़ लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है, या अगर नहीं भी कहीं आपको कन्फ्यूजन होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर नए टॉपिक्स पर आपको जहाँ कन्फ्यूजन है उसको आप क्लियर करना चाहते हैं उसे भी लिखिए, तो हम उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बना देंगे। और वीडियो को पूरा देखिए तभी आप इसके फ़ायदे उठा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए अब ये लेंस फार्मूले पर है। देखिए लाइट का है ये, देखिए लेंस फार्मूले पर ये क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। विथ ए फोकल लेंथ, उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, मतलब कि वी निकालना है, वी। तो देखिए इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ, इसमें u दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर रख देंगे, ठीक। उसके बाद फोकल लेंथ दिया हुआ है तो फोकल लेंथ f निकाल रख देंगे, और तो आपको भी मालूम हो जाएगा। तो देखिए इसको हम रख करके दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें प्लस माइनस का बहुत बड़ा चक्कर होता है, देखिए क्योंकि देखिए देखिए फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। हमें क्या निकालना है? v निकाल, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस हम आपको बता देते हैं। f की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन u जो है प्रकाश के किरण के चलने की विपरीत दिशा में दूरी नापी गई, क्योंकि लेंस की ही तरफ रखा हुआ है। देखिए रखा है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। देखिए फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस की तरफ इधर ये वस्तु रखी गई है। तो प्रकाश के किरण के चलने के, अगर जैसे इधर प्रकाश की किरण चली, अगर इसी दिशा में दूरी नापते हैं तब तो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर इसके विपरीत दिशा में दूरी नापते हैं तो वो निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ निगेटिव होगी क्योंकि वस्तु की जो है रखी हुई है दूसरी तरफ, और वो प्रकाश के किरण के चलने की विपरीत दिशा में हम दूरी नाप रहे हैं, इसलिए u की वैल्यू यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो इससे v की वैल्यू भी क्या आ गई? -10, मतलब माइनस आ गई। इसका मतलब अगर माइनस आती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर माइनस नहीं आ रही, 10 सेंटीमीटर आ रही है, इसका मतलब वस्तु जो है दूसरी तरफ बन रही है, दूसरी तरफ वस्तु बन रही है उसकी इमेज, और वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश के किरण के चलने की दिशा में दूरी नापी जा रही है। तो इस क्वेश्चन में ये बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पॉजिटिव रखें, कहाँ माइनस रखें और नेगेटिव रखें। तो देखिए यहाँ u जो होगा दैट इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है, जो दूरी नापी जा रही वस्तु की, वो प्रकाश की किरण के चलने की विपरीत दिशा में नापी जा रही है, इसलिए माइनस हो गया। f पॉजिटिव होगा क्योंकि दूसरी दिशा में है, इसलिए f की वैल्यू यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर दिया हो वो रख देंगे, वो पॉजिटिव होगा ये। तो v निकला। v भी आपको क्या आ रही है? पॉजिटिव ही आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है, इसीलिए किरण के चलने की दिशा में दूरी नापी जा रही है, इसलिए वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो फिर से आप इसको समझ लीजिए, हम चित्र बना के आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ये है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये वस्तु, यहाँ पर वस्तु रख दी गई है, प्रकाश की किरण यहाँ से चली,
इस दिशा में। अब हम दूरी मान लीजिए यहाँ से इसके सेंटर से ये हम दूरी नाप रहे हैं इस दिशा में, तो इधर दूरी नापेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। अब प्रतिबिंब की जो है यहाँ बन गई, मान लीजिए इससे प्रकाश की किरण चली, ये यहाँ बन गई प्रतिबिंब, तो वस्तु यहाँ प्रतिबिंब बन गई। अब ये दूरी हम इधर से नापेंगे इस दिशा में, तो ये दूरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ u की वैल्यू जो होगी वो माइनस होगी, v की वैल्यू जो होगी वो प्लस होगी। साथ ही साथ ये जो दूरी है फोकस, जहाँ पर ये फोकस हो रही मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, वो f की वैल्यू जो होगी वो भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इधर नाप रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इधर नापेंगे प्रकाश के किरण के चलने की दिशा में अगर हम दूरी नापते हैं तो वो पॉजिटिव होगी। अगर किरण के चलने की विपरीत दिशा में नापते हैं तो वो दूरी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर u माइनस है, v प्लस आ रहा है सॉल्व करने पर, f भी प्लस है। लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर है ये क्वेश्चन। तो देखिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बताते आ रहे हैं कि हमारे वीडियो में केवल एक ही चैप्टर के नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हम उसको डिस्कशन करते हैं और आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब आप ही ज़रा सोचिए, अगर हम 10-15 क्वेश्चन भी रोज़ हम आपको समझा दें और आपको एकदम अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए और डेली ऐसे करें, तो कितने सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो कितने ऐसे होते हैं जो कि केवल पढ़ने से ही आपको उसके आंसर तक याद हो जाते हैं, तो वो टॉप करते हैं, ऐसे लड़के टॉप करते हैं। इसलिए आप भी टॉप करिए, एकदम इसकी गारंटी है, आप ज़रूर टॉप करेंगे, बशर्ते कि फिजिक्स क्लियर हो जाए। क्योंकि फिजिक्स सबसे टफ होती है, इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों होती है, इसलिए आपको इसमें समझदारी ज़रूर रखनी चाहिए। तो आशा करते हैं आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके नए वीडियो को देखने की लिए आप हमें प्रोत्साहित करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ज इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस विथ ए वर्क फंक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर। देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। 6 × 10⁻14 हर्ज की जो है लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये किसी भी मेटल सरफेस पर पड़ रही है, उसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस सरफेस से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब मेटल पर प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो प्रकाश की किरण पड़ने के कारण उससे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? लेकिन ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब उसका जो वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा एनर्जी उसको दी जाए उस सरफेस को, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा एनर्जी उस सतह को मिली तो ज़रूर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक की घटना वहाँ पर होगी। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाया, इसने कह रहा है कि हमने एक लाइट को डाला जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻24 है और उसका वर्क फंक्शन उस सरफेस का, मेटल के सरफेस का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या कह रहा है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की घटना घटेगी? तो इसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच एफ जिसको कहते हैं। E इज इक्वल टू, देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू
जिसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी भी है। तो इसी फार्मूले पर आप रख देंगे। एच का मान दिया हुआ है, एच की मान जो देखिए यहाँ दिया 6.63 इंटू 10⁻²4 है। और फिर ये चूँकि एच हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो इन दोनों की वैल्यू को रख देंगे तो देख रहे हैं क्या आ रहा है। देखिए इसका जो है वर्क फंक्शन कितना आ रहा है 2.48, जो कि अधिक है किससे, जो आपका क्या चीज़ वर्क फंक्शन मेटल का है। कितना ही है उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत आसानी से आप कह देंगे कि ये जो अगर प्रकाश की किरण देखिए, ऐसे प्रकाश की किरण अगर पड़ी इस पे, ऐसे पड़ी तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले, इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकले, जो वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो इसका वर्क फंक्शन आ रहा है वो 2.48 है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। इसलिए यह घटना फोटो इलेक्ट्रॉन की घटना निश्चित रूप से होगी। तो देखिए इसकी फिजिक्स क्या है, मैं आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आप वैल्यू रख देंगे आसानी से आ जाएगी, लेकिन इसकी फिजिक्स आपको समझिए। फिजिक्स क्या है कि जब किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक घटना की है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना पर ये सवाल है। क्या है कि जब हम किसी भी लाइट को हम किसी भी प्लेट पर डालते हैं जिसका जो कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पूछ रहा है कि क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? ज़रूर निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो इसका वर्क फंक्शन आ रहा है 2.48 आ रहा है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। इसलिए ये घटना होगी और प्रकाश का एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन किस रूप में? फोटॉन के बंडल के रूप में। अगर प्रकाश है तो फोटॉन, क्योंकि प्रकाश है लाइट, इसलिए फोटॉन के रूप में, एनर्जी के बंडल के रूप में वो निकलेगी। और एनर्जी के लिए फार्मूला E= क्या होता है? एच न्यू होता है। तो आशा करते हैं आप ज़रूर समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल is launched with a velocity of 50 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal. What is the maximum height reached by the प्रोजेक्टाइल? G= 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए देखिए मैक्सिमम हाइट, ये भी समझ लीजिए मैक्सिमम हाइट किसी भी पत्थर को समझ लीजिए फेंका जा रहा है किस एंगल से? 30 डिग्री एंगल से। तो कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा? तो इसका पहले हम फिगर से आपको समझा देना। देखिए ये पत्थर है और इसको हमने फेंका है ऐसे, तो ये हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट कितनी वो ये पत्थर ऐसे फेंचा गया। तो यह चीज़ इक्वल टू फार्मूला यही लगाएंगे, U² sin² θ/2g। तो देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, U² sin² θ/2g। ये फार्मूला इस एंगल से फेंका जा रहा है। देखिए ये एंगल है, इसको हम थीटा एंगल से फेंक रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया हो। प्रारंभिक वेग किस वेग से फेंका जा रहा है? इसमें 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जा रहा है। जी की वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू रख देंगे तो आसानी से आ जाएगी। तो इसको फिर से हम क्लियर फिगर आपको बना के समझा रहे हैं। देखिए ऐसे है, ये कोई पत्थर है जैसे फेंका गया, यहाँ पर इसको कहते हैं R, रेंज हो गया। इसको ये हाइट जो होगी उसको हम लोग कैपिटल H से दिखाएंगे, और यही हाइट H के लिए फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको हमने लिखा है V²। तो वेग V0 sin θ का होल स्क्वायर अपॉन 2g।
तो इस फार्मूले में ये सब वैल्यू रख दीजिएगा। 50 मीटर पर सेकंड, थीटा की वैल्यू 30 साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो यही मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट है। इतनी ऊंचाई तक ये पत्थर जाएगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा। तो देखिए इसकी फिजिक्स क्या है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मतलब किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा और फिर वापस आएगा। तो देखिए इसमें सब चीज़ पूछी जा सकती है, रेंज भी पूछा जा सकता है, कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ कितनी हाइट तक पहुँचा ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसे आप इसकी फिजिक्स में देखिए कहाँ यूज करते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल लड़ाई के मैदान में जब हम मिसाइल्स दागते हैं तो कितने एंगल पर दागें, देखिए ये कितने एंगल पर दागें कि जा कर के वहाँ पर लगे, या जो भी मिसाइल को नष्ट करना है वहाँ पर हो। तो ये क्वेश्चंस जो है वहाँ यूज होते हैं, इसका प्रयोग वहाँ पर उसका उपयोग होता है। तो वही हम आपसे कहें ना, फिजिक्स भौतिक विज्ञान आपके हर एक जीवन में, मतलब आपके रोजाना लाइफ में भी आपको दिखाई देगा। और ये अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इसका उपयोग हर जगह आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पर था ये क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपको पूरा हम एक तरह से टिप्स बता दें कि कैसे फिजिक्स में या किसी भी कंपटीशन में अच्छा नंबर कैसे पाएंगे। तो सबसे पहला नियम है कि आपको फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, CONCEPT। कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट मतलब कि शुरुआत की चीज़ें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लाइट के बारे में हमने समझाया, लाइट की पूरी डिटेल्स के बारे में बताया, उसके बाद उस पर हमने छोटे छोटे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर फोटॉन्स, ये सब चीज़ें हम क्लियर किए। तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन दिए, फिर इधर आपको अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दिए। इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स के हम कवर करते रहते हैं। तो इससे क्या मिलता है, देखिए मिलता क्या है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके कम से कम 4 5 6 कुछ टाइप के चैप्टर्स को आप दोहरा लेते हैं और फिर से आप उसको रिवाइज करने से उसके फार्मूले याद हो जाते हैं। और ध्यान दीजिए कि ये सब जो वीडियो आप देखते हैं, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसमें शांत दिमाग से, दिमाग को स्थिर करके और ये सोच करके कि हमें टॉप करना है, तब उसका फल मिलेगा। और जब आपकी मानसिकता ये हो जाए कि हम ज़रूर टॉप करेंगे, तो देखिए ये सब वीडियो हमारे अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसका हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 35-40 साल के अनुभव के बाद ये सब वीडियो हम आपको दे रहे हैं, वो भी आपके डिमांड पर दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले वीडियो को पाने के लिए या देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नया वीडियो आपको फिर से हम दे सकें। और बेटे, आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि अपने को छोटा या कमज़ोर न समझें और निश्चित रूप से ये सोचें कि हम एक टॉपर स्टूडेंट हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे रन लाएंगे, मतलब अच्छे नंबर देंगे, छक्का चौका लगाएंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। पहले ही से आप अगर ये सोच लेंगे भाई फिजिक्स बहुत टफ क्वेश्चन है या टफ सब्जेक्ट है, तो ये चीज़ें आपको मतलब आपको हतोत्साहित करेंगी, और जब हतोत्साहित हो जाएंगे तो आप निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और फिर नए वीडियो को हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को, पिछले वीडियो को भी आप देखिए और उससे इसको कनेक्ट करिए, तो देखिएगा कि कम से कम हजारों क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। और इसमें आपका जाता क्या, आपका केवल समय लगता है, और उस समय को बर्बाद न करें, आधा अधूरा न देखें, पूरा वीडियो देखिएगा तो उसको आपको फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं बेटे।
हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं है कि आप 100% नंबर पाएँ। और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर आप बहुत अच्छा नंबर पाते हैं तो हमें आशा है कि और सब सब्जेक्ट तो अपने आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाले नहीं होते और उसमें आप अपने आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।